Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का आज फिर से फिजिक्स विषय के साथ स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स विषय, भौतिक विज्ञान विषय अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने दिखाई देता है और साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो 11th 12th क्लास के हैं, उनके लिए तो यह एक या बीएससी सब्जेक्ट तक एक सब्जेक्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो वहां पास आप देखते हैं कि जीएस के अंतर्गत जो सामान्य विज्ञान का पोर्शन होता है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिसे हम कहते हैं, उस जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उस कंपटीशन के दौर में सभी परीक्षाओं में वो चैप्टर्स जहां से प्रश्न लगातार आते रहे हैं, उन्हीं की शुरुआत को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और सबसे पहले अपने मुख्य विषय फिजिक्स के 5 चैप्टर्स को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद बायोलॉजी की तरफ आएंगे, देन केमिस्ट्री की ओर, और आपका सामान्य विज्ञान का एक बृहद जो सिलेबस है वह बहुत ही आसान ढंग से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसके पहले हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे तरंग कहा गया है, अर्थात वेव कहा गया है, वेव चैप्टर को हम लोगों ने शुरुआत किया था इसके पहले की क्लास में। वे सभी स्टूडेंट्स जो लोग तरंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो वो सभी इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर के तरंग का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करना चाहेंगे कि तरंग क्या है। तो तरंग के बारे में हमने आपको बताया कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है, अर्थात हम ये कहें कि यह एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। और ये डिस्टरबेंस होगा तो कहां होगा? सबसे बड़ा प्रश्न कि डिस्टरबेंस कहां होगा, तो उत्तर निकल करके आता है कि डिस्टरबेंस किसी ना किसी मीडियम में होगा, किसी ना किसी माध्यम में होगा, अर्थात माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ डिस्टरबेंस को ही हम लोग तरंग के नाम से जानते हैं। ये बातें हो चुकी थी और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको हमने बताया था कि इसी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार इन तरंगों को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक का नाम था यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरे को हमने कहा था अयांत्रिक तरंग। ध्यान से देखिएगा, इसे इंग्लिश में मैकेनिकल वेव और इसे नॉन मैकेनिकल वेव कहा गया है। मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। मैकेनिकल वेव के बारे में, यांत्रिक तरंग के बारे में भी बातें हो चुकी थी कि वे तरंगें जो किसी ना किसी माध्यम में चलती हैं, अर्थात जिन्हें चलने के लिए, जिन्हें विचरण करने के लिए, संचरण करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं कि इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हम लोग जब उदाहरण पर आए थे तो एक उदाहरण हमने यांत्रिक तरंग में देखा था कि ध्वनि तरंगे, कौन सी? ध्वनि तरंगे किसके अंतर्गत होती हैं? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत होती हैं। ध्वनि तरंगे किसके अंतर्गत होती हैं? यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत होती हैं।
कैसे होती है इसका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल हम लोग बता चुके हैं। ठीक, चलिए दूसरी जो पहली है यांत्रिक तरंग और दूसरी है अयांत्रिक तरंग। जैसा कि हमने कहा कि यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगे इसके अंतर्गत रखी गई हैं, तो दूसरी बात आप स्वतः ही समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको थोड़ी देर रोकेंगे, ध्यान देना है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यांत्रिक तरंगों के बारे में थोड़ी सी बातें और, कि माध्यम की आवश्यकता तो होगी, लेकिन विभिन्न प्रकार के माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, कौन सी तरंगे किस माध्यम में चलेंगी, तो इस माध्यम में संचरण के अनुसार ध्यान दीजिएगा, यहां नोट करके लिखेंगे, माध्यम में संचरण के अनुसार ये तरंगे, कौन सी तरंगे, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं, और उन दोनों प्रकार के बारे में जब आप देखते हैं तो इनमें से सबसे पहला जो प्रकार होता है जिसे आप अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। यहां तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो वह हमें बता सकता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। यह जो यांत्रिक तरंग है यह दो प्रकार की होती है, जिनमें एक को हम अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो हम इन दोनों तरंगों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तब जाकर के हम लोग कहां पहुंचेंगे, यांत्रिक तरंग की ओर पहुंचते हैं। देखिए यह सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और किसी बुक में आपको इस तरीके से नहीं मिलने वाला है। जितनी भी कंपटीशंस की परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर आप कोई भी परीक्षा देते हैं जिसमें वनडे एग्जाम के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में जो फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। चलिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अर्थात पहली आपकी हेडिंग होगी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, यही पढ़ते हो कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें तरंग के संचरण की दिशा लंबाध्यम के कणों के लंबवत होती है। यही तो आप पढ़ते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। क्या आपको यह बात समझ में आई? 90% ऐसे स्टूडेंट्स जिनको यह बात समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। वे तरंगे जिन्हें जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो ऐसी कौन सी तरंगे हैं और ये लंबवत का क्या मतलब है, ये लंबवत का क्या मतलब है, या संचरण का क्या मतलब है, या दिशा और माध्यम का क्या मतलब है। ये पहला पॉइंट जो आप लगातार किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी होती हैं, उनकी परिभाषा आपने पढ़ा। तो ये जो पहला पॉइंट है, और एक दो पॉइंट और हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, जैसे यह क्या होती हैं, ठोस में उत्पन्न होती हैं। यह ठोस और द्रवों की सतह पर उत्पन्न होती हैं। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट अनुप्रस्थ तरंगों की सभी बातों को समझा रही हैं। कैसे समझना है इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग इसे देखेंगे
कि यह अनुप्रस्थ तरंगें किस प्रकार से संचरण की दिशा के लंबवत कार्य करती हैं। देखिए, जब आप मान लेते हैं कि आप किसी भी तालाब में, जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि जब आप किसी तालाब में पत्थर को फेंकते हैं तो यहां से क्या होता है, तरंगे इस प्रकार से उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत? जैसे ही आप किसी पत्थर को किसी तालाब में फेंकते हो तो इसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, आप देखेंगे कि यह तरंग लगातार, ध्यान देना है, यह जो तरंग है यह लगातार बाहर की ओर आती हुई दिखाई देती है। कोई दिक्कत? जब आप पत्थर को, छोटे से पत्थर को जब आप तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है, यह जो उत्पन्न तरंग है वह बाहर की ओर आती हुई दिखाई देती है, अर्थात यह जो है आपका क्या है, तरंग की दिशा है। क्या है? तरंग की दिशा है। मान लेते हैं उस तालाब पर कोई ना कोई कागज का टुकड़ा पड़ा है। इस तालाब पर मान लेते हैं क्या है, कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है या कोई भी सूखी पत्ती पड़ी हुई है, ध्यान देना है। तो जब इस तालाब में डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ तो तरंगे बाहर की ओर निकलना शुरू कर दी, अर्थात कुछ इस प्रकार से, और ये जो ऊपर कागज का टुकड़ा था यह अपने ही स्थान पर इस तरीके से हिलना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या है, यह जो है ये किसका है, तरंग की दिशा है और ये माध्यम की दिशा है, और माध्यम यहाँ पे क्या था, ये कागज का टुकड़ा था, अर्थात ये माध्यम, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार से। तो आप बताइए, माध्यम की दिशा कुछ इस प्रकार से, तरंग की दिशा कुछ इस प्रकार से, दोनों के बीच कोण कितना, तो कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। क्या आपको बात क्लियर हो रही है कि इसमें तरंग की दिशा और माध्यम की दिशा दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। इसी परिभाषा को यहाँ लिखा गया है, वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ये बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। साथ ही साथ हमने कहा कि यह तरंग, याद रखना है, यह पॉइंट पूछा जाता है आपसे, यह ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब है कि कहाँ उत्पन्न नहीं होती, तो कहेंगे यह गैसों में उत्पन्न नहीं होती। आपसे प्रश्न पूछता है, क्या अनुप्रस्थ तरंगे, या पूछता है अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ उत्पन्न नहीं होती, और आपसे ऑप्शन दे देगा, ठोस, द्रव, गैस, और यहां दे देगा तीनों में। तो आप क्या बताएंगे? हमने कहा कि ठोस में उत्पन्न होती हैं, द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं, लेकिन गैस पर ये उत्पन्न नहीं होती। आप बताइए, अनुप्रस्थ तरंगों में ऐसी कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो। उदाहरण में देखेंगे कि उदाहरण में आप देखेंगे क्या, तालाब में कंकड़ से उत्पन्न तरंग, ठीक है, तालाब में कंकड़ से उत्पन्न तरंग, या फिर रस्सी की जो तरंगे हैं, दूसरा रस्सी में उत्पन्न तरंग, यह दोनों एग्जाम्पल किसके अंतर्गत पूछे जाते हैं? आपके अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे नोट डाउन करते जाइए। साथ ही साथ अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा वो सभी स्टूडेंट्स जो एसएससी बैंक या यूपीपीसीएस की तैयारी में हैं, वो सामान्य विज्ञान को पढ़ने के लिए खास तौर से हमारे इस चैनल से जुड़ें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चलें। ठीक है, चलिए, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। अभी हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर बात करने वाले हैं। चलिए, ये रहा आपका अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा, आप बताते चलिए यह अनुप्रस्थ तरंग किसके अंतर्गत आती है? तो आप कहेंगे सर ये यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। दूसरा, पहला था आपका अनुप्रस्थ और दूसरा हम देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए सॉरी, वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य में आप क्या लिखेंगे? अभी क्या लिखेंगे लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं। वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के साथ, या फिर एक वर्ड होता है समानांतर, या फिर एक और शब्द होता है अनुदिश, गति करती है। तीनों चीज एक है, के साथ, समानांतर, अनुदिश गति करती हैं, तो उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, देखिए किस प्रकार से हम लोग अब अनुदैर्ध्य को समझने का प्रयास करेंगे। वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के समानांतर या अनुदिश। जब आप किसी भी, मान लेते हैं आपने क्या किया, किसी भी स्प्रिंग को ले लिया, किसी भी आपने स्प्रिंग को ले लिया और स्प्रिंग के साथ खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, तो क्या देखेंगे कि स्प्रिंग की जो स्थिति है वह कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलती है। ऐसे स्प्रिंग की कुछ स्थिति इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि इस स्प्रिंग में जो तरंग है, स्प्रिंग की स्थिति भी अर्थात माध्यम की स्थिति भी क्या है, इस प्रकार से है। और माध्यम में अर्थात स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उसकी भी दिशा इसी तरफ है। इसका मतलब, और साथ ही साथ स्थिति में आप देखेंगे कि कहीं कम कहीं ज्यादा ये तरंगे कहीं कम कहीं ज्यादा उत्पन्न होती हैं। तो जब माध्यम और कण की दिशा दोनों एक तरफ हो गई, एक साथ अनुदिश हो जाती है, समानांतर हो जाती है। आप जान रहे हैं कि समानांतर का मतलब होता है एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो आप बताइए, क्या आपको यांत्रिक तरंगों को समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? कोई दिक्कत? यांत्रिक तरंगों को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न, आपके लिए एक प्रश्न है कि चलिए आपके लिए जो एक प्रश्न है उसका उत्तर आप बताएंगे कि ध्वनि तरंगे, ध्यान दीजिए, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? यह आपका क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? यांत्रिक होती हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए ऑप्शन में आपके पास यांत्रिक तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अयांत्रिक होती हैं, सबको आप ऑप्शन बना लीजिए। अनुप्रस्थ होती हैं या फिर यांत्रिक अनुप्रस्थ होती हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, तो कुछ भी आप बताइए और जिससे हम संतुष्ट हो जाएं कि आपका उत्तर एकदम से सही है। चलिए आप बताइए, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? क्लियर हो? देखिए ध्वनि तरंगों की अभी तक हमने बात किया, आप दो लोग आपस में बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 1 पर। तो आपने देखा था कि इस यहां पास खड़े होकर के आप तो बात कर पा रहे थे, लेकिन निर्वात में जाकर आप अपनी बात एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे जो क्या निर्वात में नहीं चल सकती थी, अर्थात उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम वाली तरंग कौन सी है? यांत्रिक तरंग है। साथ ही साथ अब यांत्रिक के अंतर्गत अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, ये ध्यान देना है। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि ठोस और द्रव की सतह पर होती है, लेकिन यह तीनों माध्यम में, ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए यांत्रिक के साथ साथ
यह तरंग कैसी तरंग होगी, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होगी। जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो आप बताएंगे कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्लियर? तो ये आपको तरंग के अंतर्गत यांत्रिक तरंग में अगर और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में अयांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे, जो शायद इस वेव चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम अयांत्रिक तरंग पढ़ेंगे। अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत कौन कौन सी तरंगे हैं, लगभग 6 से 7 प्रकार की तरंगे आप पढ़ेंगे, और उसके बाद उन सभी की प्रॉपर्टीज, गुणों को पढ़ेंगे। आप तरंग दैर्ध्य को पढ़ेंगे, आप आयाम को पढ़ेंगे, आप आवृत्ति को पढ़ेंगे। इस तरीके की सभी चीजों को आप आने वाले लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, और अयांत्रिक तरंगों के साथ हम लोग अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।